हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स विद प्रीति मैम। आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो एक नया टॉपिक है एम्पलीफायर। आज हम एम्पलीफायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एम्पलीफायर क्या है, ये काम कैसे करता है और ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में हम कैसे प्रयोग में लेके आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या एम्पलीफायर के रूप में अनुप्रयोग। देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। इससे पहले एम्पलीफायर किसको कहते हैं ये हमारे दिमाग में आता है, सर्किट डायग्राम में हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि एम्पलीफायर क्या है, एम्पलीफिकेशन क्या है। एम्पलीफायर को हिंदी में कहा जाता है प्रवर्धक और एम्पलीफिकेशन को कहा जाता है प्रवर्धन। एम्पलीफायर एक डिवाइस है और एम्पलीफिकेशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। तो होता क्या है, जैसे इससे पहले हमने रेक्टिफायर पढ़ा है। रेक्टिफायर में एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें रेक्टिफायर की ज़रूरत पड़ती है, तिष्ठकारी की ज़रूरत पड़ती है। दो तरह से हमने पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। इसी तरह से जो हमारे पास ये एम्पलीफायर है, ये भी एक डिवाइस है जो लो इंटेंसिटी के सिग्नल को हाई इंटेंसिटी के सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। लो इंटेंसिटी किसे कहेंगे, जिसकी तीव्रता बहुत कम हो। एक ऐसा सिग्नल जिसकी तीव्रता बहुत कम हो या निम्न तीव्रता के सिग्नल को उच्च तीव्रता के सिग्नल में परिवर्तित करने वाले उपकरण को एम्पलीफायर या प्रवर्धक कहते हैं। और ये प्रोसेस एम्पलीफिकेशन या प्रवर्धन कहलाता है। लो इंटेंसिटी के सिग्नल को हाई इंटेंसिटी के सिग्नल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसे ही एम्पलीफिकेशन या प्रवर्धन कहते हैं। अब एम्पलीफिकेशन को अगर हमें समझना है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफिकेशन का काम कैसे करता है, तो इससे पहले हमें ट्रांजिस्टर को समझना पड़ेगा। अगर आपने ट्रांजिस्टर का वीडियो नहीं देखा है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांजिस्टर के बारे में जितने भी उसके ट्रांजिस्टर के बारे में हमने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हैं। ट्रांजिस्टर की वर्किंग को लेकर, उसके कंस्ट्रक्शन को लेकर, सीवी मोड में, सीई मोड में, और उसके कैरेक्टरिस्टिक को लेकर, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक को लेकर। तो आप पहले वो सारे वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं और ट्रांजिस्टर का जब हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब हम नॉर्मली बात करते हैं तो हमारा जो साउंड है वो बहुत दूरी तक नहीं जाता। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं अगर बिना माइक के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे किसी से बात करती हूँ तो ये मेरी जो साउंड है वो केवल इस रूम तक ही रहेगी। लेकिन अगर यहीं पे मैं अगर माइक का यूज़ करूँ या स्पीकर का यूज़ करूँ तो हमारी जो आवाज़ है, हमारा जो साउंड है वो काफ़ी दूर तक स्प्रेड हो सकता है, काफ़ी दूर तक जा सकता है। तो इसी तरह से एम्पलीफायर भी क्या करता है, एक लो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। एम्पलीट्यूड इट मीन्स आयाम को, जिससे एक लो सिग्नल को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक प्रेषित किया जा सके। इसीलिए एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। यहाँ पे हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जैसा हमने पढ़ा हुआ है। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर में एनपीएन और पीएनपी दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। ये हमारा बीजेटी कहलाता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसमें जो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम प्रवर्धक की तरह अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसमें 3 टर्मिनल है ट्रांजिस्टर में, जैसा हमने पढ़ा हुआ है, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो जो एमिटर है, उत्सर्जक है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। जो बेस है वो पी प्रकार के अर्धचालक का, पी टाइप सेमीकंडक्टर का, और जो कलेक्टर है, संग्राहक है, वो भी एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। अब आप लोग को मालूम है कि जब भी हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं, वर्किंग मोड में लाते हैं, तो उसे वर्किंग में लाने से पहले हमें एक्टिव मोड में रखना पड़ता है। तो एक्टिव मोड में क्या करेंगे, ये कॉमन एमिटर मोड है ना, ये कॉमन एमिटर मोड है, सीई मोड। तो सीई मोड में क्या किया जाएगा, एमिटर जो है वो बेस से भी कनेक्टेड होगा और एमिटर जो है वो कलेक्टर से भी कनेक्टेड होगा। उत्सर्जक को आधार से भी जोड़ा जाता है, उत्सर्जक को संग्राहक से भी जोड़ा जाता है। जिससे यहाँ पे देखिए, उत्सर्जक को हमने बेस के साथ भी जोड़ा हुआ है और उत्सर्जक को हमने कलेक्टर के साथ भी जोड़ा हुआ है। ट्रांजिस्टर को वर्किंग में लाने से पहले एक्टिव मोड में रखने का क्या मतलब हुआ, एमिटर के रेस्पेक्ट में बेस फॉरवर्ड बायस पे और एमिटर के रेस्पेक्ट में कलेक्टर रिवर्स बायस में कनेक्टेड होता है। उत्सर्जक के सापेक्ष आधार को अग्र अभिनत में और उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक को पश्च अभिनत में जोड़ा जाता है। इसे ही हम कहते हैं एक्टिव मोड।
अब इसे बेस को हमें फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करनी है, तो फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक बैटरी ली हुई है VBB, ये डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो वोल्टेज है जिससे हम VBB अप्लाई कर रहे हैं, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को, इसके धन सिरे को आधार से जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस को पॉजिटिव पोटेंशियल पर यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करनी है, अग्र अभिनत में रखना है, और कलेक्टर को रिवर्स बायस मोड पे यानी कि पश्च अभिनत में। तो जब पी प्रकार का अर्धचालक, जैसे ही हम बायसिंग की बात करते हैं, तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, और यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो तो वो आपका कहलाएगा रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे हमने एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस को फॉरवर्ड बायस मोड पे रखा है, और एमीटर के रेस्पेक्ट में हमने कलेक्टर को रिवर्स बायस मोड पे रखा हुआ है। एमीटर के रेस्पेक्ट में बेस को जब हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, उस बैटरी का हमने नाम दे दिया है VBB। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है VBB क्या है, बेस बायसिंग वोल्टेज, बेस को यानी कि आधार को बायसिंग करने वाला वोल्टेज, जिसे हमने डिनोट किया है VBB से। अब यहाँ पे जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं बेस को, तो बेस को किसके हेल्प से हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हमने एक रेसिस्टर लगाया हुआ है, एक प्रतिरोधक लगाया हुआ है। इस प्रतिरोधक का नाम है RB का नाम यहाँ पे है बेस बायसिंग रेसिस्टर, बेस के साथ जुड़ा हुआ है, और बेस को क्या कर रही है, बेस को बायसिंग करने में, तो बायसिंग जब हम कर रहे हैं VBB की हेल्प से, तो इस किसकी हेल्प से कर रहे हैं, RB की हेल्प से कर रहे हैं। तो RB बेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसे कहा जाता है बेस बायसिंग रेसिस्टर। सेम एज, अब जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना होता है, जिस सिग्नल का हमें प्रवर्धन करना होता है, उसे कहते हैं इनपुट सिग्नल, जिसकी इंटेंसिटी लो होती है, जिसकी तीव्रता जो है वो कम होती है। कम तीव्रता के सिग्नल को ही हमें क्या करना है, उच्च तीव्रता के सिग्नल में कन्वर्ट करना है, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है। तो एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हम इनपुट सिग्नल देंगे जो क्या होगा, लो इंटेंसिटी का होगा, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हाई इंटेंसिटी का सिग्नल मिलेगा, उच्च तीव्रता का सिग्नल मिलेगा। तो जिस सिग्नल का हमें प्रवर्धन करना होता है उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये बैटरी VBB है, ये पूरा सर्किट कहलाता है हमारा इनपुट सर्किट। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, यहाँ पे देखिए सी इन को क्या बोल रहे हैं, इनपुट कैपेसिटर, निवेशी संधारित्र। इसका काम क्या है, देखते हैं इसका काम क्या है। यहाँ पे देखिए ये आपका डायरेक्ट करंट है। अब ये जो डायरेक्ट करंट है, ये RB की हेल्प से हम इसका यूज कर रहे हैं बेस को बायसिंग करने के लिए, आधार को बायसिंग प्रदान करने के लिए हम VBB और RB का यूज कर रहे हैं। ये डायरेक्ट करंट है, ये बायसिंग कहाँ जानी चाहिए, आधार में आनी चाहिए। ये वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ये वोल्टेज, ये जो बायसिंग है जो कि फॉरवर्ड बायस मोड पे कनेक्टेड है, इस बायसिंग को हम कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, बेस में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बायसिंग, ये वोल्टेज, ये जो DC वोल्टेज है, ये इधर ना आ जाए, इनपुट सिग्नल की तरफ ना आ जाए, इसलिए हमने इसे रोकने के लिए एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, जिसे हम कहते हैं इनपुट कैपेसिटर, निवेशी संधारित्र। इस इनपुट कैपेसिटर का काम क्या है, ये DC करंट को इधर आने से रोक रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, हमने अल्टरनेटिंग चैप्टर में पढ़ा है, जो संधारित्र का प्रतिघात होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम कहते हैं, संधारित्रीय प्रतिघात, ये DC करंट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कैसे होगा, हमने पढ़ा है XC इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है 1/ωc। ओमेगा क्या है, फ्रिक्वेंसी है, और DC करंट के लिए जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होगी, डायरेक्ट करंट के लिए ये 0 होती है। अगर हम ओमेगा की जगह यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो हमें XC का मान जो है वो इनफाइनाइट मिलता है, अनंत मिलता है। और जब प्रतिघात अनंत हो जाता है, और यही वजह है कि वो डायरेक्ट करंट को क्या करता है, रोक देता है, और अल्टरनेटिंग करंट को आसानी से अपने में से जाने देता है। तो इसीलिए हमने इस बैटरी VBB से जो सप्लाई वोल्टेज हो रही है, जिसे बेस में आना चाहिए, वो पूरा बेस में ही जाए, वो इस इनपुट सिग्नल की तरफ ना आ जाए, इसलिए हमने इसे रोकने के लिए एक इनपुट कैपेसिटर, निवेशी संधारित्र का प्रयोग किया है, जिससे ये जो बायसिंग हम दे रहे हैं, ये बायसिंग पूरी की पूरी कहाँ चली जाए, ट्रांजिस्टर में चली जाए, बेस में चली जाए। और यहाँ से जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, जिसे हमें प्रवर्धन करना है, इसका हमें प्रवर्धन करना है, एम्पलीफाई करना है, तो ये जो सिग्नल है जो कि AC के फॉर्म पे है, ये AC सिग्नल भी कहाँ जाएगा, इस कैपेसिटर के माध्यम से ट्रांजिस्टर में चला जाता है, और ये हमारा कहलाता है पूरा इनपुट सर्किट, निवेशी परिपथ।
तो इस तरह से देखिए इनपुट सर्किट में हमने क्या क्या जोड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इनपुट सर्किट में हमने 3 चीज़ें जोड़ी हुई है। बेस को हमने फॉरवर्ड बायसिंग दिया है, और बेस को हमने जिस बैटरी से बायसिंग दी है उस बैटरी का नाम, उसको हमने डिनोट किया है VBB से, और उसका हमने नाम दिया है बेस बायसिंग वोल्टेज। उसी के साथ हमने एक रेजिस्टर जोड़ा हुआ है। ये रेजिस्टर जो है वो RB है, RB भी बेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसे कहा है बेस बायसिंग रेजिस्टर। और C in एक कैपेसिटर है जिसे हम कहते हैं इनपुट कैपेसिटर, और इन तीनों को हमने किस में जोड़ा है, इनपुट सर्किट में। अब बात करते हैं आउटपुट सर्किट की। तो देखिए यहाँ पे जो हमने आउटपुट सर्किट लिया हुआ है, इसमें कलेक्टर जो है, संग्राहक जो है, उत्सर्जक के सापेक्ष पश्च अभिनत में है, या उत्क्रम अभिनत जिसे हम कहते हैं, रिवर्स बायस मोड पे। तो रिवर्स बायस मोड पे कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, उत्सर्जक जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है, इसे हमने बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, और यहाँ से जो हम रिवर्स बायसिंग कलेक्टर में भेज रहे हैं, ये रिवर्स बायसिंग को भेजने के लिए हमने एक रेजिस्टर का यूज किया है। इस रेजिस्टर के हेल्प से हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो RC है, इसे कहा जाता है कलेक्टर बायसिंग रेजिस्टर। कलेक्टर बायसिंग रेजिस्टर, ये जो रेजिस्टर है, ये जो प्रतिरोधक है, ये संग्राहक के साथ जुड़ा हुआ है, कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं कलेक्टर बायसिंग रेजिस्टर। और ये जो बैटरी हमने दी है, यहाँ से जो हम बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं रिवर्स बायसिंग कलेक्टर को, इस बायसिंग बैटरी का नाम हमने दिया हुआ है कलेक्टर बायसिंग वोल्टेज, या कलेक्टर बायसिंग सप्लाई भी हम इसे कहते हैं। अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, ये हमें आउटपुट मिल रहा है VO, ये हमें आउटपुट मिल रहा है जो कि एम्पलीफाइड सिग्नल होता है, और ये जो एम्पलीफाइड सिग्नल होगा ये हमारा AC सिग्नल होगा। अब यहाँ पे जो हम डायरेक्ट करंट बायसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो डायरेक्ट करंट है वो हमारे आउटपुट सिग्नल के साथ एम्पियर हो जाए, हमारे आउटपुट सिग्नल के साथ मिलकर ये हमें आउटपुट मिले। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम यहाँ पे एक फिर से कैपेसिटर का यूज करते हैं, जिसे हमने CC से डिनोट किया है। CC को बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर, हिंदी में से कहा जाता है युग्मित संधारित्र। युग्मित संधारित्र, कपलिंग कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या करता है, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर का काम था डायरेक्ट करंट को इधर आने से रोकना, डायरेक्ट करंट को ये रोक देता है और अल्टरनेटिंग करंट को जाने देता है। उसी तरह से हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। आउटपुट लेने के लिए हमें जो कलेक्टर करंट है, यानी कि जो संग्राहक धारा है, और उत्सर्जक और संग्राहक के बीच जो वोल्टेज है ना, उस वोल्टेज में जो परिवर्तन आ रहा है, जो वेरिएशन आ रहा है, वही तो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा। अब उस आउटपुट सिग्नल में ये डायरेक्ट करंट मिल के हमें आउटपुट ना मिले, निर्गत सिग्नल में ये जो डायरेक्ट करंट है वो उसके साथ मिल ना जाए, इसलिए हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं जो क्या करता है, इस डायरेक्ट करंट को रोक देता है, और केवल जो संग्राहक धारा है, कलेक्टर करंट है, और जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है, उसमें जो वेरिएशन मिल रहा है, जो परिवर्तन मिल रहा है, वही आउटपुट हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इस कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या हुआ, इस डायरेक्ट करंट को आउटपुट सिग्नल में या निर्गत सिग्नल में मिलने से रोकना, और ये केवल और केवल अल्टरनेटिंग करंट को ही, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ही क्या करेगा, अपने में से आने देगा। इस तरह से जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो एक एम्पलीफाइड सिग्नल होगा, प्रवर्धित सिग्नल होगा, जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसका एम्पलीट्यूड, जिसका आयाम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने आउटपुट सर्किट जो है, ये पूरा हमारा कहलाता है आउटपुट सर्किट। अब ये जो आउटपुट सर्किट है ये क्या होगा, क्या क्या जोड़ा है हमने, VCC जिसे हम कहते हैं कलेक्टर बायसिंग वोल्टेज, जिसकी सहायता से हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस वोल्टेज कलेक्टर को दे रहे हैं। यहाँ पे हमने जोड़ा है RC को कहते हैं कलेक्टर बायसिंग रेजिस्टर। कलेक्टर बायसिंग रेजिस्टर, इसी की हेल्प से हम क्या करें, कलेक्टर को रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसका नाम दे देते हैं कलेक्टर बायसिंग रेजिस्टर। और ये जो हमने CC लिया हुआ है, कैपेसिटर लगाया हुआ है, इस कैपेसिटर को कहा जाता है कपलिंग कैपेसिटर, जो कि आउटपुट सर्किट में जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये 3 पार्ट्स जो हैं, ये 3 जो हमने लगाए हैं सर्किट में, ये हमारा पूरा मिलके क्या बन जाता है, आउटपुट सर्किट। तो इसे हम डिनोट करते हैं आउटपुट सर्किट से, आउटपुट सर्किट। चलिए अब देखते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर में बायसिंग हम देते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, तो बेस में, एमिटर में और कलेक्टर में एक करंट फ्लो होने लगता है। एमिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट को हम कहते हैं एमिटर करंट, उत्सर्जक धारा। बेस में जो करंट फ्लो होगा, उस करंट को हम कहेंगे बेस करंट, आधार धारा। और सेम एज कलेक्टर,
में जो करंट फ्लो होगा उसे हम कहेंगे कलेक्टर करंट, संग्राहक धारा। अब होगा क्या, ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक में हमने पढ़ा हुआ है, ट्रांजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक में हमने पढ़ा हुआ है कि यदि इनपुट सिग्नल में या इनपुट वोल्टेज में, इनपुट करंट में यदि हम थोड़ा भी वेरिएशन करते हैं, थोड़ा भी चेंजेस करते हैं, तो जो आउटपुट सर्किट में कलेक्टर करंट है, कलेक्टर वोल्टेज है, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट हो जाता है। मतलब कलेक्टर करंट जो है वो तेज़ी से बढ़ता है। इनपुट करंट किसे कहेंगे, बेस करंट, बेस करंट को कहा जाता है इनपुट करंट। यदि आधार धारा के मान में थोड़ा भी परिवर्तन किया जाए तो संग्राहक धारा का जो मान है वो बहुत तेजी से बदलने लगता है, तेजी से बढ़ने लगता है। अगर हम इसके मान में चेंजेस करते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये तो था एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक एम्पलीफायर के रूप में उसका कंस्ट्रक्शन, कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है, क्या क्या हमने इसमें जोड़े हैं, रेजिस्टर का क्या काम है, कैपेसिटर का क्या काम है, ये इसका कंस्ट्रक्शन हुआ। यहाँ पे एक चीज़ और है कि इसे हम कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। ये हमारा सिंगल स्टेज एम्पलीफायर है। सिंगल स्टेज मतलब यहाँ पे हमारे पास एक ही एम्पलीफायर है। यहाँ पे हम इनपुट में एसी सिग्नल देते हैं, एसी वोल्टेज को हम इनपुट में अप्लाई करते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत लो होती है, जिसका एम्पलीट्यूड कम होता है। एक कम आयाम के सिग्नल को इनपुट में हम देते हैं, इनपुट सिग्नल बनते हैं और उसे ही हम क्या करते हैं, इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं। और उसी इनपुट सिग्नल को हमें क्या करना है, प्रवर्धित करना है, एम्पलीफाई करना है। तो वह जो प्रवर्धित सिग्नल हमें प्राप्त होगा, एम्पलीफाइड सिग्नल जो हमें मिलेगा जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, ये प्रवर्धित सिग्नल ही एसी वोल्टेज होगा। ये भी हमें एसी के ही फॉर्म पे मिलेगा। जो हम दे रहे हैं इनपुट वो भी एसी के फॉर्म पे है और जो आउटपुट मिल रहा है वो भी एसी के फॉर्म पे है, क्योंकि जो हम डायरेक्ट करंट दे रहे हैं वो तो कैपेसिटर के द्वारा क्या कर लिया जा रहा है, रोक लिया जा रहा है। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, एक सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज मतलब एक ही यहाँ पे एम्पलीफायर लगा हुआ है, एक ही ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे जो कपलिंग कैपेसिटर है इसका काम क्या है, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रहा है, यदि इस आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में डाल दिया जाए, यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रहा है यदि इस आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में दे दिया जाए तो जो हमें फिर से आउटपुट मिलेगा वो और भी ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट में डाला जाए और दूसरे एम्पलीफायर के आउटपुट को तीसरे एम्पलीफायर के इनपुट में यदि कनेक्ट कर दिया जाए तो इस तरह से जो हमें बार बार एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है, तो इस तरह के एम्पलीफायर को कहा जाता है कैस्केडिंग एम्पलीफायर। कैस्केडिंग एम्पलीफायर क्या है, इसमें बहुत सारे एम्पलीफायर एक साथ जुड़े होते हैं। जैसे हमने एक बार किसी सिग्नल को दिया इनपुट में, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, वो हाई इंटेंसिटी का सिग्नल मिल रहा है, एक हाई सिग्नल मिल रहा है। अब इस हाई सिग्नल को यदि हम क्या करें, फिर से किसी एम्पलीफायर के इनपुट में दे दें तो फिर से जो हमें दूसरे एम्पलीफायर के द्वारा जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, इससे भी ज़्यादा एम्पलीफाइड सिग्नल होगा। तो कैस्केडिंग का मतलब यही हुआ कि एक एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट से कनेक्ट करना, यही कहलाता है कैस्केडिंग एम्पलीफायर, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। ये जस्ट आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। और हमें जो पढ़ना है वो केवल सिंगल स्टेज एम्पलीफायर ही पढ़ना है, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। और ये भी क्योंकि इस साल सिलेबस में कुछ कटौती भी की गई है, तो हमें ये केवल सीई मोड में पढ़ना है, कॉमन एमिटर मोड में, ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में अनुप्रयोग। तो ये कौन से प्रकार का एम्पलीफायर हुआ, सिंगल स्टेज, जिसमें केवल एक ही एम्पलीफायर है, हम एक ही सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल, और हमें आउटपुट भी क्या मिल रहा है, एक ही बार एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है। तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन, इसकी संरचना, इसमें क्या क्या पार्ट्स जुड़े होते हैं और ये सारे पार्ट्स के नाम। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। जिस एसी वोल्टेज को हमें एम्पलीफाई करना है, जिस निवेशित सिग्नल को हमें प्रवर्धित करना है, उसे हम देते हैं इनपुट सर्किट में। इनपुट सर्किट में हमने यहाँ पे देखिए अप्लाई किया हुआ, ये हमारा इनपुट सिग्नल है जिसे हमें प्रवर्धित करना है, इसका प्रवर्धन हमें, एम्पलीफिकेशन हमें इसका करना है। तो इसे हमने अप्लाई कर दिया इनपुट सर्किट में। बेस भी ऑलरेडी किससे कनेक्टेड है, बैटरी VVB के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि फॉरवर्ड बायस मोड पे कनेक्टेड है। तो बेस ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस मोड पे कनेक्टेड है, यानी कि बेस जो है आधार है, बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। और हम क्या दे रहे हैं, निवेशित सिग्नल का धनात्मक अर्धचक्र दे रहे हैं। देखिए फिर से एक बार, आधार चूंकि बैटरी VVB के धन सिरे से जुड़ा है, पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, और जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इस इनपुट सिग्नल का हम फर्स्ट हाफ साइकिल दे रहे हैं। फर्स्ट हाफ साइकिल जो है वो पॉजिटिव है,
इस हाफ साइकिल को हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये हाफ साइकिल जो हम इनपुट दे रहे हैं, ये फर्स्ट हाफ साइकिल है, ये भी पॉजिटिव है, और बैटरी जो जुड़ी हुई है VVB, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल से जो बेस है वो कनेक्टेड है। तो होता क्या है, ये जो इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इस बैटरी VVB के बायसिंग को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए हम बैटरी VVB से 5 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, बैटरी VVB से क्या कर रहे हैं हम 5 वोल्ट सप्लाई कर रहे थे, ये 5 वोल्ट जो है वो बायसिंग के लिए तो जा ही रहा है, हमें बेस को बायस करना है, बायसिंग करने के लिए हमने इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया है। अब ये जो बैटरी है वो मान लीजिए 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 5 वोल्ट इस बेस में तो जा ही रहा है। यदि मान लेते हैं ये जो हमने सिग्नल लिया हुआ है इनपुट सिग्नल का हाफ साइकिल, ये फर्स्ट हाफ साइकिल अगर हम मान लेते हैं 2 वोल्ट का है, ये फर्स्ट हाफ साइकिल यदि 2 वोल्ट तक बढ़ रहा है, तो हमारे पास टोटल इस बेस में जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो कितना होगा, 5 + 2 7 वोल्ट। कहाँ से कहाँ तक चेंजेस हो गया, पहले हमने 5 वोल्ट दिया बैटरी VVB की हेल्प से, और ये जो हमने फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया है इनपुट के रूप में, जिसका वोल्ट कितना है 2 वोल्ट है, तो 5 + 2 कितना हो गया, 7 वोल्ट जो है वो इसके पास ट्रांजिस्टर के पास जा रहा है। तो इस तरह से ये जो इनपुट सिग्नल है, ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, बैटरी के द्वारा दिए गए बायसिंग को सपोर्ट करता है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, हमने तो यहाँ से भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया बेस में, और ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल है ये भी पॉजिटिव है, ऑलरेडी ये जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जिसके कारण इसकी जो बायसिंग है वो बढ़ती है। अब बायसिंग जब बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा, रेसिस्टेंस कम होने से जो बेस करंट है वो ज्यादा फ्लो होने लगेगा। जैसे हमने ओम के नियम से पढ़ा है V/I = R। यदि R का मान कम होगा तो I का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो बायसिंग बैटरी हमने दी गई है, ये जो फॉरवर्ड बायसिंग में है, यानी कि ये जो बेस है ये ऑलरेडी बैटरी VVB के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, धन सिरे से जुड़ा हुआ है, और जो हम इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो भी पॉजिटिव सिग्नल है, तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। इसलिए ये जो इनपुट सिग्नल है इस बायसिंग का, बेस बायसिंग सप्लाई का बैटरी का, ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, जिससे बायसिंग जो है, जो हम आधार को दे रहे हैं वो बढ़ जाती है, और आधार पर जब बायसिंग बढ़ जाती है, वोल्टेज जब बढ़ जाता है, तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, और ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस में जो जंक्शन होता है, जो डिप्लीशन लेयर होता है, वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे होगा क्या, बेस करंट बढ़ जाता है। और बेस करंट के बढ़ने से, यदि बेस करंट में हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो कलेक्टर करंट में तेजी से चेंजेस आ जाता है। ये हमने ट्रांजिस्टर के अभी लाक्षणिक में पढ़ा हुआ है। आधार धारा में यदि हम क्या करते हैं, अल्प परिवर्तन करते हैं, थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं इनपुट सिग्नल में, तो आउटपुट जो सर्किट है, आउटपुट सर्किट में जो कलेक्टर करंट है उसमें तेजी से चेंजेस होने लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है NPN ट्रांजिस्टर का। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको बायसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम इसे बायसिंग प्रोवाइड करते हैं तो एमीटर जुड़ा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से, ये देखिए ये एमीटर नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया है, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसे हमने P टाइप, जो हमारा बेस है वो P प्रकार के अर्धचालक का बना है, इसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, और ये जो N प्रकार का अर्धचालक है जिसे हम एमीटर कह रहे हैं, हम नेगेटिव पोटेंशियल पे, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। अब होगा क्या, डोपिंग जो है वो एमिटर रीजन में सबसे ज़्यादा होती है। उत्सर्जक क्षेत्र में जो डोपिंग का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उत्सर्जक क्षेत्र में क्योंकि ये NPN ट्रांजिस्टर है तो इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चार्ज कैरियर बैटरी के माइनस टर्मिनल से क्या होंगे, रिपल होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि बायसिंग को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये जो हम इनपुट बायसिंग दे रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज कैरियर है वो आधार की तरफ चलने लगते हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से रिपल हो रहे हैं। ये जो एमीटर है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे भी देखिए एमीटर को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। अब यहाँ से ज़्यादा जो चार्ज कैरियर है वो बेस की तरफ चलने लगते हैं। बेस बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, और बेस जो है वो P प्रकार के अर्धचालक का बना है, जिससे बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो होल के साथ रिकम्बाइन होते हैं, और बाकी के जो चार्ज कैरियर बन जाते हैं। अब बाकी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें डोपिंग तो बहुत ज़्यादा है, पहले जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी, जैसे ही हमने इसको बायसिंग किया, जैसे ही हमने बायसिंग का वोल्टेज बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज कैरियर है वो आधार की तरफ चलने लगे। आधार बहुत पतला होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन हो गए, और बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो सारे के सारे कहाँ चले गए, कलेक्टर रीजन में चले गए, जिससे कलेक्टर में
फ्लो होने वाला जो करंट है वो तेजी से बढ़ने लगा। बेस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो बढ़ा, इसमें हमने थोड़ा सा चेंजेस क्या किया, आईसी जो है वो बहुत तेजी से बढ़ गया। तो इस तरह से बेस करंट में अगर हम थोड़ा भी चेंज करते हैं, बाइसिंग वोल्टेज को अगर हम ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, यहाँ से जो हम बाइसिंग वोल्टेज दे रहे हैं अगर ये बढ़ता है, कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी से फॉरवर्ड बायस पे रखा हुआ है और यहाँ से जो हम बाइसिंग दे रहे हैं यानी कि जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं ये भी हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल है, धनात्मक अर्ध चक्र है, जिसके कारण बेस पे आने वाली जो बाइसिंग होती है, जो वोल्टेज होता है वो बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है और बेस में जो करंट का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। बेस करंट के बढ़ने के कारण कलेक्टर करंट जो होता है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर जो होते हैं वो कलेक्टर रीजन में पहुंच जाते हैं, जिससे अगर बेस में अगर थोड़ा भी चेंजेस होता है, बेस करंट में यदि थोड़ा भी हम परिवर्तन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कलेक्टर जो करंट है वो तेजी से बढ़ जाता है। और इसी तरह ये कलेक्टर करंट जब तेजी से बढ़ जाता है तो इसमें जो चेंजेस हो रहा है वो डेल आईसी, यही आउटपुट के रूप में हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस आउटपुट सर्किट में किरचॉफ का रूल अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्या होगा, यहाँ पे देखिए बाइसिंग वोल्टेज हमने दिया है VCC, ये जो VCC है माइनस IC इंटू RC, देखिए IC इंटू RC से हम लिख सकते हैं डेल IC। डेल IC क्यों लिखा हमने, क्योंकि इसमें क्या हो रहे, वेरिएशन हो रहे, चेंजेस हो रहे, इसलिए हमने इसे क्या लिखा, डेल IC इक्वल्स टू होगा VO। VO क्या है, आउटपुट वोल्टेज। ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये हमें क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग सिग्नल ही प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट करंट है ये इसमें अपीयर ना हो आउटपुट सिग्नल में, इसलिए ये कैपेसिटर लगाया गया है जो इस डायरेक्ट करंट को रोक देगा। लेकिन जो हमें कलेक्टर रीजन में जो आउटपुट मिल रहा है, कलेक्टर करंट में जो वेरिएशन मिल रहा है, जो परिवर्तन मिल रहा है, वो परिवर्तन हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल के रूप में यहाँ से प्राप्त होगा। अब जब कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ये जो मैंने V आउटपुट लिया हुआ है इसे ही हम कहते हैं VCE। VCE जो है या डेल VCE कहा जाता है, या तो हम इसे VO से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डेल VCE से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। VCE क्या है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज में परिवर्तन है, क्योंकि संग्राहक धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, जिसके फलस्वरूप संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज जो कि हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा ये भी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, इसे हम VO से ही डिनोट कर रहे हैं, VO या डेल VCE बराबर VCC माइनस डेल IC इंटू RC। अब यहाँ पे देखिए अगर IC का मान बढ़ेगा तो VCE का मान या VO का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर IC का मान बढ़ता है, IC की वैल्यू अगर बढ़ती है तो जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये कम नहीं होता। VO जो है, जो आउटपुट हमें वोल्टेज मिल रहा है जो कि AC के फॉर्म पे है, ये कम नहीं होता, ये जो हमें प्रोवाइड होगा ये अपोजिट डायरेक्शन पे मिलेगा, इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन पे एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाता है, आयाम जो है इसका बढ़ जाता है। IC के बढ़ने से VO की वैल्यू कम होती, कम होने का मतलब ये हुआ कि ये एम्पलीट्यूड तो बढ़ता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन पे। इस तरह से इसका जो फेज है, इसमें जो कालांतर है वो बदल जाता है, इसमें 180 डिग्री का कालांतर आ जाता है। देखिए हम दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, इसका जो आयाम है वो कम है, लेकिन जैसे ही बेस करंट में चेंजेस होता है, बेस करंट में अगर हम थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं, बेस करंट में यदि हम बेस करंट को थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो जो कलेक्टर करंट है इसका मान तेजी से बढ़ जाता है, जिसके कारण VCE का मान या VO का मान जिसे हम कह सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, इसका मान कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है, यानी कि जो हमें सिग्नल मिल रहा है उसका एम्पलीफिकेशन होता है, उसमें एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो फेज है वो चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कॉमन एमिटर मोड में जब हम ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं और यदि हम बेस करंट में थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं, बेस करंट को अगर हम थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो जो संग्राहक धारा होता है, कलेक्टर करंट जो होता है वो तेजी से बढ़ जाता है। जब कलेक्टर करंट के मान में वृद्धि होती है जिससे जो आउटपुट वोल्टेज है डेल VCE या आउटपुट वोल्टेज, इसका मान कम हो जाता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन ये कम नहीं होता, बल्कि ये बताता है कि एम्पलीट्यूड इसका
बढ़ जाता है, इसका आयाम, ये जो है आयाम ये बढ़ जाता है, एम्प्लीफाइड हो जाता है। लेकिन ये जो कम होने का मतलब क्या हुआ, इसका जो फेज है, इसमें जो कला है, जो एंगल है, वो चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन पे हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, हम दे रहे हैं इस तरह से, और हमको मिल रहा है ये नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन पे। एक जो लेवल होता है, एक लेवल कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया था, हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया था, तब ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा था, एमिटर करंट, कलेक्टर करंट, एक बेस करंट, तो इसका एक लेवल था, जिस लेवल में वो फ्लो हो रहा था उसमें एमिटर करंट अपना अलग फ्लो हो रहा था, कलेक्टर करंट भी अपने एक वैल्यू में, एक लेवल में फ्लो हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, एसी सिग्नल अप्लाई किया, इनपुट दिया, और बेस करंट को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही हमने बाइसिंग इंक्रीज कर दी, वोल्टेज इंक्रीज कर दिया इनपुट वोल्टेज को, तो जो कलेक्टर करंट है वो तेजी से बढ़ने लगा, और तेजी से बढ़ने के कारण ही ये जो सिग्नल हमें मिल रहा है, इसके फेज में चेंजेस हो गया, इसकी कला में चेंजेस हो गया, कला में परिवर्तन हो गया, कला मतलब उसके एंगल में, ये 180 डिग्री का एंगल बन रहे हैं, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है इसमें, और इस तरह से हम दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और हमें जो एम्प्लीफाइड सिग्नल मिल रहा है एक रेफरेंस लेवल से, एक लेवल से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हमें एम्प्लीफाइड सिग्नल जो है वो प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें सेकेंड हाफ साइकिल यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल की, तो इस तरह से जब हम इनपुट सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र देते हैं, ये हमारा इनपुट एसी वोल्टेज है जिसे हमें एम्पलीफाई करना है, हमने फर्स्ट हाफ दिया था, तो उसमें हो क्या रहा था, फर्स्ट हाफ में जो बाइसिंग वोल्टेज है, जो फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज है, इनपुट सिग्नल फॉरवर्ड बाइसिंग वोल्टेज को सपोर्ट करता था, जिससे रेसिस्टेंस जो है इनपुट सर्किट का वो कम हो जाता है, और बेस में से जो करंट फ्लो होता है, बेस करंट, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आधार धारा का मान जब बढ़ता है तो संग्राहक धारा के मान में तेजी से परिवर्तन आता है, और इसी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, और जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है वो एम्पलीफाइड सिग्नल होता है, प्रवर्धित सिग्नल होता है, लेकिन इसके कला में अंतर आ जाता है। कला में अंतर आने का मतलब इसमें जो एंगल है, जैसे ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया, इसका एम्पलीट्यूड कम है, लेकिन इस वोल्टेज के कम होने के कारण इसका फेस चेंज हो गया, कला चेंज हो गई, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी एम्पलीफाइड होता है, प्रवर्धित हो चुका होता है, इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ जाता है, और ये हमें अपोजिट डायरेक्शन पे मिलता है, एक लेवल से नीचे की तरफ बढ़ा हुआ एम्पलीट्यूड हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से जब हम सेकेंड हाफ साइकिल देते हैं जो कि नेगेटिव हाफ साइकिल है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी हमने इस बेस को, आधार को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, मतलब हमने इसे फॉरवर्ड बायसिंग दे रखी है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र दे रहे हैं, ऋणात्मक अर्धचक्र, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो बेस जो है, आधार जो है वो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा हुआ है, और हम जो दे रहे हैं सिग्नल वो नेगेटिव साइकिल है। तो इस बार क्या होगा, जो नेगेटिव साइकिल है, जो इनपुट नेगेटिव साइकिल है, इस बेस बायसिंग बैटरी का या बेस बायसिंग वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे VBB हमने कितना दिया, 5 वोल्ट दिया, सपोज हमने VBB की वैल्यू कितनी दी है, 5 वोल्ट हमने यहाँ से फॉरवर्ड बायसिंग दी है, और जब हम ऋणात्मक अर्धचक्र दे रहे हैं, मान लेते हैं ये 2 वोल्ट तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका जो मान है वो ऋणात्मक -2 वोल्ट तक क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हमने, जैसे यहाँ पे हमने 2 वोल्ट तक, ये क्या है, सिग्नल की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 2 वोल्ट का सिग्नल, वैसे ये जो नेगेटिव सिग्नल है, जो ऋणात्मक अर्धचक्र है, इसका मान कितना ले लिया हमने, -2 वोल्ट। तो इस तरह से जो ट्रांजिस्टर में जो बेस में बायसिंग जाएगी, जो वोल्टेज अप्लाई होगा वो कितना होगा, 5 वोल्ट -2 वोल्ट, इट मीन्स 3 वोल्ट। तो क्या हो गया, इस बार ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, ऋणात्मक अर्धचक्र है, इस बेस बायसिंग सप्लाई वोल्टेज का सपोर्ट नहीं करता, जिससे इस बेस का जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है, और प्रतिरोध की वैल्यू अगर बढ़ गई, रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर बढ़ गई, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी, और इसी वजह से जो आधार धारा है इसका मान कम हो जाता है। आधार धारा का मान कम होने के कारण संग्राहक धारा का मान भी कम हो जाता है। अब जब संग्राहक धारा का मान कम होगा तो वोल्टेज जो है, जो आउटपुट वोल्टेज जो हमें मिलेगा, जो संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज है, इसका मान बढ़ जाता है। अब इसका मान बढ़ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बढ़ गया मतलब इसके फेज में चेंजेस हो जाता है। जैसे हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया तो हमें नेगेटिव एम्पलीफाइड हाफ साइकिल जो है वो मिल रहा है। इसी तरह से जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो हमें आउटपुट में
पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो मिलता है। एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होता है और इसे लंबी दूरी तक क्या किया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है। तो इस तरह से एक लो इंटेंसिटी के सिग्नल को निम्न तीव्रता के सिग्नल को उच्च तीव्रता के सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं केवल इसकी वर्किंग को, क्या क्या यहाँ पे किया जाता है। ये हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया हुआ है। जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना होता है, प्रवर्धन करना होता है, उस सिग्नल को हम इनपुट सर्किट में अप्लाई करते हैं। बेस जो है, आधार जो है को फॉरवर्ड बायसिंग दी जाती है। ये बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। जब इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी कि धनात्मक सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी जो सिग्नल हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी क्या है, पॉजिटिव हो गया, जिससे ये जो बायसिंग है वो बढ़ जाती है। जो बायसिंग यानी कि जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है, जिससे आधार धारा भी बढ़ जाती है। बेस करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है क्योंकि रेसिस्टेंस कम हो जाता है। बेस करंट की वैल्यू बढ़ने से जो कलेक्टर करंट है उसका मान तेजी से बढ़ जाता है। और अगर हम यहाँ पे किरचॉफ का वोल्टेज रूल लगाते हैं तो यहाँ पे अगर कलेक्टर करंट अगर तेजी से बढ़ता है, कलेक्टर करंट के मान में तेजी से परिवर्तन आता है, तो इसके बढ़ने के कारण जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा इसमें कमी आ जाती है। मतलब आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं कि वोल्टेज कम हो गया, जो सिग्नल है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, उसका एम्पलीट्यूड तो बढ़ रहा है, उसका आयाम जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें फेज जो है वो चेंज हो जाता है। फेज जो है वो पहले क्या था, अगर हम इस सिग्नल की बात करें तो इस पॉजिटिव सिग्नल और इस सिग्नल में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, कालांतर है। इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल दिया जाता है इनपुट सिग्नल का, जब ऋणात्मक अर्धचक्र अप्लाई किया जाता है तो बेस जो है वो ऑलरेडी बैटरी के धन सिरे से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, और हम क्या दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल का ऋणात्मक अर्धचक्र दे रहे हैं। जिससे होगा क्या, बैटरी के प्लस टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल से आधार वो कनेक्टेड है और हम दे रहे हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। जिससे नेगेटिव हाफ साइकिल अब क्या करेगा, ये जो इनपुट हाफ साइकिल जो हम दे रहे हैं जो कि ऋणात्मक अर्धचक्र है, अब ये इस बायसिंग को सपोर्ट नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायसिंग को अब ये सपोर्ट नहीं करेगा, जिससे बेस का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। जब बेस का रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो बेस जो करंट है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि धारा का मान जो है वो कम हो जाएगा। आधार धारा का जब मान कम हो जाता है तो संग्राहक धारा का मान भी कम हो जाता है। इस तरह से अगर संग्राहक धारा के मान में कमी आती है तो जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है, वोल्टेज के मान में यानी कि संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज के मान में वृद्धि हो जाती है। और ये वृद्धि हमें एक रेफरेंस लेवल से, एक लेवल से क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है, यानी कि ऊपर की तरफ दूसरे फेज में। इस तरह से जब हम नेगेटिव सिग्नल देते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव सिग्नल के रूप में मिलता है। इस तरह से इन दोनों में भी कितने का फेज डिफरेंस हुआ, कितने का कालांतर हुआ, 180 अंश का। तो इस तरह से जब भी कॉमन एमिटर मोड पे एनपीएन ट्रांजिस्टर का या पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है तो जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं इनपुट एसी सिग्नल का, तो जो हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो एम्पलीफाइड सिग्नल तो मिलेगा लेकिन नेगेटिव साइड में। ये हमारा क्या है, नेगेटिव सिग्नल हुआ, पॉजिटिव हम दे रहे हैं और हमें एम्पलीफाइड सिग्नल जो मिल रहा है वो नेगेटिव साइड में मिलता है। और इसी तरह से जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं इनपुट में तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा, जो कि काफी एम्पलीफाइड सिग्नल होता है। इस तरह से जब हम सी मोड का यूज करते हैं तो हमें इस तरह से आउटपुट जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम सीबी मोड यूज करें, अभी हमें सिलेबस में सीबी मोड जो है वो नहीं पढ़ना इस साल, ऑनलाइन में जो आपकी स्टडी हो रही तो सिलेबस में कुछ कटौती की गई है जिसमें हमें सीबी मोड में उत्सर्जक की तरह अनुप्रयोग को हटा दिया गया है। लेकिन अगर यही सीबी मोड में होता, यही सारी प्रोसेस जो है वो कॉमन बेस मोड पे होती, तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं तो हमें आउटपुट भी पॉजिटिव हाफ साइकिल और एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता। नेगेटिव हाफ साइकिल देते हैं तो हमें आउटपुट भी नेगेटिव और एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल जो है वो मिलता है। तो ये कॉमन बेस मोड पे हमें मिलता है। लेकिन जब हम कॉमन एमिटर की बात करते हैं तो कॉमन एमिटर में अगर हम इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव साइकिल देते हैं तो हमें आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, लेकिन वो नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। और जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट के रूप में देते हैं तो हमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज का पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलता है। और ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो आयाम है वो काफी बढ़ा हुआ मिलता है। इस तरह से आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक की भांति अनुप्रयोग हमने देखा है सीई मोड में, कॉमन एमिटर मोड में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।